नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और इसमें जितनी भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दिए, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो ऑप्शन में ईमानदारी, समय का पाबंद, बेहतर शिक्षण कौशल, छात्रों के साथ बातचीत करना। तो देखिए विद्यालय में जो है शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होता है कि शिक्षक का जो है सबसे बेहतर शिक्षण कौशल हो। अगर मान लीजिए विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक ही हैं मगर उसका जो है शिक्षण कौशल सही नहीं है तो फिर बच्चा का जो है विकास सही से नहीं हो पाएगा, उनका जो है शिक्षण कौशल सही से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए विद्यालय में सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक का शिक्षण कौशल सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो ऑप्शन में मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अच्छी लिखावट। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है। मान लीजिए आप बच्चा को किसी उद्देश्य के साथ पढ़ाते हैं या उसको कक्षा कक्ष में जो है राइटिंग स्किल सिखाए हैं या फिर उसको अधिगम जो दे रहे हैं उसके द्वारा बच्चा कुछ सीखा है, मगर सबसे लास्ट में यह है ना कि आप जितना भी कुछ दिए हैं उससे उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं, बदलाव हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, तो मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो है शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण जो है मूल्यांकन होता है। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है। तो ऑप्शन में पर्याप्त विश्राम देना, सरल से कठिन, कठिन से सरल, खूब पढ़ाओ। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में जो है गणित शिक्षण का प्रमुख रूप क्या होता है, तो सरल से जो है कठिन। यानी देखिएगा सरल से कठिन कहने का मतलब हो गया कि आसान आसान गणितीय प्रश्न रहता है और धीरे धीरे उसको जो जो बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो वो क्वेश्चन जो है कठिन होते जाता है। ठीक है, तो यह होता है गणित शिक्षण का प्रमुख रूप, यानी सरल से कठिन। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन पुस्तकालय का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तकालय रजिस्टर, विद्यालय रजिस्टर। तो देखिए इसमें से जो है पुस्तकालय का भाग कौन नहीं है, तो विद्यालय रजिस्टर नहीं है। विद्यालय रजिस्टर जो है विद्यालय के कार्यालय में रहता है। उसके बाद देखिए पुस्तकालय में पुस्तक भी रहता है, समाचार पत्र भी रहता है और पुस्तकालय रजिस्टर भी रहता है। यानी पुस्तकालय से कोई छात्र अगर कोई बुक ले गया है, मैगजीन ले गया है तो उस रजिस्टर पे ये मेंशन किया जाता है। तो वो तीनों जो है पुस्तकालय का भाग है। ठीक ना। और देखिए विद्यालय का जो है आत्मा किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दर्पण, भाषा, भाषा बोध, ज्ञान भंडार। तो देखिए साहित्य को जो है समाज का क्या कहा जाता है, तो दर्पण कहा जाता है। अब साहित्य का मतलब क्या हुआ, तो देखिएगा जितने भी लिटरेचर विषय हो गए, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है या फिर अंग्रेजी है, आप देखिएगा कि जिस भी स्टूडेंट को आप उस शिक्षा में देखिएगा ग्रेजुएशन तक जो आपको लिटरेचर विषय से ग्रेजुएशन करता है उनका देखिएगा एक भाषा कौशल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है साहित्य को जो है समाज का दर्पण कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1937, 1952, 1964, 1988। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति जो है 1964 में हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर दौलत राम कोठारी थे। और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है 1966 में भारत सरकार को सौंपा था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति जो है 1937 में हुआ था और माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं उसकी नियुक्ति जो 1952 में हुआ था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में हुआ था और यह मिशन जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और खासकर अभी देखिए जो तीसरी नई शिक्षा नीति 2020 में आया है उसमें यह मेंशन किया गया है कि अब जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाएगा। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में कितने प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से। तो देखिए शिक्षण में जो है 3 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन,
तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जब मान लीजिए शिक्षक जो है व्याख्यान विधि के द्वारा यानी कुछ बोल के पढ़ाता है तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, या कुछ आपके कॉपी पे लिखता है, या मान लीजिए आपका गणित का विषय का कोई सवाल हो, अगर वो आपके कॉपी पे बताता है यानी लिखित रूप में, तो वह क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। उसके बाद देखिएगा कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो बालक जैसे मंदबुद्धि होता है या मूक बधिर होता है, जो बोलने में असक्षम होते हैं, उनके लिए एक विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाती है और उस विद्यालय में जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है मूक बधिर बालक को जो है सांकेतिक तरीका से इशारों के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए जो है नोट्स स्पेशल तैयार किए हुए हैं और गर्दा नोट्स है, और कल से जो है यानी 10 मई से जो है देना शुरू कर देंगे। और यह जो मेरा नंबर है 7050387142, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस नंबर पे जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, बस हम टाइपिंग के लिए थोड़ा चार्ज ले रहे हैं। और यदि नोट्स अच्छा नहीं लगे तो आप पैसा भी रिटर्न ले सकते हैं। इसमें हम आपको जीके जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी सभी का स्पेशल नोट्स देंगे, साथ ही जो है टेस्ट सीरीज भी देंगे। और उस सभी टेस्ट सीरीज के नीचे जो है डिस्कशन क्या रहेगा, सभी ऑप्शन का भी, जैसे अभी हम बोलते हैं उसमें जो है लिखा रहेगा, ठीक है। तो बस 99 रुपया देना है और अपने तैयारी को बेहतर बनाना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए कार्य की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए, तो ऑप्शन में है घर में, बाजार में, मंदिर में, कक्षा में। तो देखिए छात्र जो अभ्यास के लिए जो है छात्रों को या छात्राओं को जो है गृह कार्य देता है, उसको जो है जांच कहाँ करना चाहिए, तो कक्षा में करना चाहिए, ठीक है, यानी विद्यालय के कक्षा कक्ष में ही करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के कार्यालय में रहने वाला उचित सामग्री है, तो ऑप्शन में विद्यालय रजिस्टर, दीवार घड़ी, अलमारी, उपयुक्त सभी। तो देखिए विद्यालय के कार्यालय में जो है उपयुक्त सभी सामग्री रहना चाहिए, विद्यालय रजिस्टर भी होना चाहिए, दीवार घड़ी भी होना चाहिए ऑफिस में, उसके बाद जो दस्तावेज को रखने के लिए अलमारी भी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशुअवस्था के बालकों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में स्तनपान की, खेलने की, शिक्षा ग्रहण करने की, विद्यालय जाने की। तो देखिए शिशुअवस्था के बालकों को जो है सबसे ज़्यादा ये आवश्यकता किसकी होती है, तो स्तनपान की। अब देखिए पूर्व जो शिशुअवस्था होता है वो 1 से लेकर 2 वर्ष तक होता है, और इसमें खासकर जो है बालक को अपने माँ का जो दूध की आवश्यकता होती है, यानी अपने माँ के स्तनपान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में बाल विधि, बाल्योद्यान शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी पद्धति। तो देखिए किंडरगार्टन विधि का है दूसरा नाम क्या है, तो बाल्योद्यान शिक्षण पद्धति, यानी जो है बालकों के लिए बनाया गया शिक्षण पाठ्यक्रम। आपको बता दें कि देखिएगा जब छोटा बच्चा को जब 5 साल से या 5 साल के ऊपर छठा वर्ष से जब बच्चा पढ़ना चालू करता है, तो इसमें कहा गया है कि किंडरगार्टन विधि में कि बच्चा के लिए जितने भी यानी उनको जो है विद्यालय में रुचि लगे, चाहे वो खेल का सामान हो, गुड्डा गुड़िया हो या कोई झूला हो, या सभी की व्यवस्था जो है इस विद्यालय में होनी चाहिए, ठीक ना। इससे क्या होगा कि बालक को जो है अपने माता पिता का ध्यान नहीं आएगा और वह विद्यालय में रुचि के पूर्वक रह सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण में भाषा की शिक्षा का क्या महत्व है, तो ऑप्शन में अत्यधिक, विशिष्ट, सामान्य, बहुत। तो देखिए राष्ट्र निर्माण में जो है भाषा की शिक्षा का बहुत महत्व है, यानी बहुत यानी इसका मतलब होता है विशिष्ट। अब देखिए विशिष्ट महत्व का मतलब हुआ कि आप अभी मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय में या अपने क्षेत्रीय स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब अगर उस शिक्षा के लिए मान लीजिए आप मेडिकल की तैयारी करने जाएंगे, कोई टेक्निकल तैयारी करने अपने राज्य से दूसरे राज्य, मान लीजिए यहाँ से तमिलनाडु चले गए, केरल चले गए, तो वहाँ कोंकणी है या आपको क्या कहते हैं तमिल भाषा है, तो वहाँ पर आपको क्या कहना होगा कि आप अपने तो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए एक विशेष भाषा जो है सरकार के द्वारा तैयार किया गया है और इसकी मांग भी किया गया है। तो खासकर अभी राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग हिंदी को मान्यता देते हैं, मगर किसी भी क्षेत्र में खासकर अभी उस शिक्षा में जैसे आप किसी टेक्निकल शिक्षा लीजिए या कोई मान लीजिए आप मेडिकल की शिक्षा लेते हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा को ही राष्ट्र स्तर पर जो है मान्यता दिया गया है और उसी में अधिकतर स्टूडेंट अपना शिक्षण ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो है राष्ट्र निर्माण में भाषा की शिक्षा का महत्व जो है विशिष्ट है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, और यह जो है बालक की शिक्षा के लिए किया गया बहुत बड़ा प्रयास था और इसकी स्थापना जो है 1974 में किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षक के लिए क्या कहा था। तो ऑप्शन में प्रशिक्षित शिक्षक की बहाली की जाए, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जाए, विद्यालय में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उपयुक्त सभी। तो देखिए कोठारी आयोग ने उपयुक्त सभी बातें जो है अपने प्रतिवेदन में कही थी। यानी जो प्रशिक्षित शिक्षक मतलब जो ट्रेंड शिक्षक होता है, जैसे मान लीजिए बीएड करके डीएलएड करके आता है, तो जो शिक्षक ट्रेंड है उसी को बहाली किया जाए। उसके बाद शिक्षक की आर्थिक स्थिति में सुधार का मतलब हुआ कि उसको समय पे वेतन दिया जाए, उचित वेतन महंगाई के अनुसार मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है विद्यालय में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिससे जो है क्या होता है ना कि खासकर प्राथमिक विद्यालय के लिए कहा जाता है कि वहाँ खासकर महिला ये जो है शिक्षक की नियुक्ति किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए महिला को जो है ममत्व की भावना रहती है और वह बच्चा के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और वही अगर देखा जाता है कि पुरुष शिक्षक जो है तुरंत खिसिया जाता है और बच्चों के साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं करता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालक के शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन में अनुवांशिक गुण, पौष्टिक आहार, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए बालक के जो है शरीर पर उपयुक्त सभी का प्रभाव पड़ता है। अगर अनुवांशिक गुण की बात की जाए, अगर देखिए माता पिता जो है अगर अच्छे हैं, उनका शरीर सुदृढ़ है, स्वस्थ हैं, तो उनका बालक भी स्वस्थ पैदा होगा, ठीक है। और मान लीजिए किन्हीं के माता पिता हम आपको बताएं कि मान लीजिए हाइट में लंबा है, ठीक है, तो उसके अनुवांशिक गुण पे उसके बच्चे में जो है प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता हाइट में लंबे हैं तो उसका बच्चा भी शारीरिक विकास में जो है लंबा होगा। तो अनुवांशिक गुण का बहुत बड़ा योगदान रहता है शारीरिक विकास पर। उसके बाद देखिए पौष्टिक आहार, यानी आप पौष्टिक खाना खाते हैं, उस पर भी जो है शारीरिक विकास बहुत निर्भर करता है। वातावरण, अब देखिए स्वच्छ वातावरण में रहिएगा तो ज़्यादा बीमार नहीं पड़िएगा, आपका जो है शारीरिक विकास अच्छा से होगा, ठीक ना। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में 2001, 2004, 2009, 2020। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना जो है 2004 में हुआ था और यह जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसमें देखिए 11 से लेकर 14 वर्ष तक की बालिकाओं को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, साथ ही ये जो है आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई थी खाना पीना के साथ। और इसमें आपको बताते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 यानी छठा से लेकर 8वां तक की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद देखिए 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 2009 में जो है राइट टू एजुकेशन यानी जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। उसके बाद देखिए तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में आया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि छात्रावास की व्यवस्था किसके लिए की जाती है। तो ऑप्शन में शिक्षक के लिए, सभी छात्रों के लिए, दूर दराज के छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छात्रावास की व्यवस्था जो है दूर दराज के छात्रों के लिए किया जाता है। जो बच्चा जो है समय से यानी स्कूल आने में असमर्थ है, यानी उनका घर 10 से 20 किलोमीटर दूर है विद्यालय से, तो उनके लिए जो है छात्रावास की व्यवस्था की जाती है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में मुख्य बधिर छात्रों के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में जैसा कि ऊपर बताए थे कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो मुख बधिर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पूछा ना कि मुख बधिर छात्रों के लिए किस भाषा का प्रयोग, तो सांकेतिक भाषा का। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन किस कक्षा तक दी जाती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि मध्याह्न भोजन किस कक्षा तक के छात्रों को दी जाती है। तो चलिए थैंक यू द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए थैंक यू द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।